नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष। निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट्स लिखना भी कदापि ना भूलें। 5 राज्यों की विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सबको इंतजार है तो केवल आने वाली 3 तारीख का, जब चुनावी रिजल्ट हमारे सामने होगा। दिलचस्प ये देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच वर्चस्व को लेकर जो घमासान पिछले 2 महीने से मचा हुआ था, उस घमासान में आखिर बाजी किसने मारी। लेकिन इन चुनावों के रिजल्ट आने से पहले जो रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे हमें भाजपा के मुकाबले कांग्रेस कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रही है। बल्कि कह ये भी सकते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपने मजबूत जनाधार को लेकर जिस प्रकार मोदी और अमित शाह निश्चिंत नजर आते थे, अब इसी हिंदी भाषी क्षेत्र में कांग्रेस ने भाजपा के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। जो एग्जिट पोल हमें देखने को मिले, उससे हम यह तो दावा नहीं कर सकते कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि कहीं ना कहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती जा रही है। वहीं दक्षिण के राज्यों में घुसपैठ करके उत्तर भारत में पार्टी को हो रहे नुकसान की भरपाई करने की जो योजना भाजपा की है, उस पर भी कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस ने पहले भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कर्नाटक छीन लिया और उसके बाद अब तेलंगाना से भी भाजपा के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है या नहीं बनती है, इसके लिए अभी हमें 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन राज्यों में एक तरफा जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को या नाको चने इस बार चबाने पड़ रहे हैं। मोदी और शाह को भी शायद इसका एहसास हो चला है। इसलिए अब कवायद यह हो रही है कि लगातार तीसरी बार 2024 में जीत हासिल कैसे की जाए। इसलिए अब मोदी और अमित शाह ने अपने तर्कस में से वे तीर निकालने शुरू कर दिए हैं जो उनके विरोधियों, विशेषकर कांग्रेस को विचलित जरूर करेंगे। लेकिन इस बार यह इतना आसान है नहीं। सच तो यह है कि इस बार राजा न केवल अंदर ही अंदर घबरा रहा है, बल्कि उसका सेनापति भी कहीं ना कहीं बेचैन है। इसलिए अब राजा और उसके सेनापति ने ऐसे सहयोगियों को टटोलना शुरू कर दिया है जो बेशक उनके साथ राजनीतिक मंच साझा ना करें, लेकिन वे मजबूती से चुनाव लड़ें ताकि वोटों का ज्यादा से ज्यादा बिखराव हो और एक बार फिर यह जनता उनको राजा और सेनापति की गद्दी पर बैठा दे। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले बताते हैं कि यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों राजा और उनके सेनापति को समझ में आ गया है कि उनको चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने जो इंडिया नाम का अलायंस बनाया है, उसमें शामिल दलों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बेशक गंभीर मतभेद हों, लेकिन बड़ा खेल यानी कि लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ एकजुट होकर पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए अब भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा कोई ऐसा दल नजर नहीं आ रहा है जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी मदद कर सके। अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है और भाजपा अब बसपा के रहमो करम पर क्यों निर्भर हो चली है, इसका विश्लेषण मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यह राजा और उसका सेनापति अच्छी तरह जानता है कि 80 लोकसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को काबू में किए बिना दोबारा से केंद्र की सत्ता तक पहुंचना बहुत कठिन है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का गुजरात छोड़कर 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़ना इसी रणनीति का हिस्सा था। मोदी जी उत्तर प्रदेश के वजूद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और वे ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार उनको न केवल विपक्ष से ही बल्कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के अंदर से ही उनको चुनौती मिल रही है और यह चुनौती हल्की भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मत कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का कद बेशक उनके सामने आज छोटा हो, लेकिन इन दोनों को कमजोर आंकना मोदी और अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल भरा कदम होगा। मोदी जी ने राजा सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसका दिया और अमित शाह लगातार योगी आदित्यनाथ की जगह अपने विश्वस्त केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन संघ के आशीर्वाद से योगी और राजनाथ सिंह आज भी भाजपा में मोदी और अमित शाह की जोड़ी के बाद दूसरी ऐसी जोड़ी है जिसको हिला पाना मोदी और अमित शाह दोनों के लिए बेहद ही मुश्किल है। और ऐसे में जब सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी डगडमा रही है,
तो नए राजनीतिक दोस्त तो भारतीय जनता पार्टी को ढूंढ नहीं होंगे। दोस्तों ऐसे में तेलंगाना में केसीआर, उड़ीसा में नवीन पटनायक और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ अगर मिल जाता है तो केंद्र की सत्ता पाने के लिए जो मुकाबला 2024 में होना है उसके हाई वोल्टेज मुकाबले में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। लेकिन इनमें केसीआर और नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी फिलहाल भारतीय राजनीति में दिखाई देती है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के आला पदाधिकारियों का मानना है कि बसपा को लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए मनाया जाए और हाल ही में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उन राज्यों में जहां दलित और अति पिछड़ा समाज बहुल सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में बसपा को अपने मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए मनाया जाए। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब मोदी और शाह के कुछ करीबियों ने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद से संपर्क भी साधना शुरू कर दिया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर केवल जीत चाहती है और उत्तर प्रदेश को लेकर मोदी और अमित शाह जिस प्रकार गंभीर है वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। बसपा को अपने पाले में खड़ा करके मोदी और अमित शाह यहाँ एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। पहला ये कि मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के कई दलों में बंटने का सीधे तौर पर लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा और दूसरा यह कि बसपा का साथ मिलने पर अगर मोदी और अमित शाह अपने समर्थक सांसदों को यहां से जिताने में सफल हो जाते हैं तो राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को काबू में रखना उनके लिए उतना ही आसान होगा। वैसे दोस्तों बसपा सुप्रीमो और भाजपा के रणनीतिकारों के बीच कुछ ना कुछ तो पक ही रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटघरे में खड़ा करती रही है, पिछले लगभग 1 साल से उसी भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। यह भी मोदी और अमित शाह की रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से ईडी, सीबीआई सहित केंद्र की विभिन्न जांच एजेंसियां भाजपा के विरोधी दलों के नेताओं के यहाँ छापे मारने को लेकर चर्चाओं में है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती पर भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के साथ साथ तमाम जांच एजेंसियों ने भी चुप्पी साध रखी है। सूत्र बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो और गुजरात लॉबी के कुछ खास लोगों के बीच इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी भी किसी को हजम नहीं हो रही है। वैसे तो राजनीतिक पंडित यह भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने जो निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को बसपा उम्मीदवारों की मदद करने के संदर्भ में दिए थे वह भी इसी रणनीति का एक हिस्सा था।